नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में फार्मासिस्ट डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में वन औषधि उद्योग लगेगा। हिमालय के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन औषधि है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम सहित अन्य लोग वहां मौजूद रहे। यदि हिमालय को छोड़ दें तो उसके बाद सबसे ज्यादा वन औषधि कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में। वन औषधि का भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है। उसको कैसे एक्सप्लोर करना, कैसे उसको हम लोग उसका लाभ उठाएं। तो वनौषधि से जुड़े हुए जो उद्योग लगाना चाहते हैं, आप उद्योग लगाएं। आपको जो सहयोग चाहिए हम पूरा देंगे। और आपको यह भी मैं कहना चाहता हूं, जो भी वनौषधि के लिए यूनिट डालेगा, लघु वनोपज संघ के द्वारा जो रॉ मटेरियल है वो निर्धारित मूल्य में मिलेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रदेश के रामानुजगंज से रामचंद्रपुर की ओर जा रहा 6 सवारियों से भरा एक ऑटो कुएं में गिर गया। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह मौके पर पहुंचे। रामचंद्रपुर पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं में से कुछ का लोकार्पण और कुछ का भूमि पूजन किया। इनमें मुख्य रूप से फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स की अकादमी, 2 खेल छात्रावास, 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड शामिल हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सर्वप्रथम तो BR यादव जी, जो कि बिलासपुर में जिनका नाम जाना पहचाना नाम पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश राज्य के जब था तब के मंत्री रहे, उनके नाम से भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम आज दिया गया। मैं सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित मंत्रीगण का, विधायकगण का, सांसदगण का और विशेष रूप से बिलासपुर से भी जो लोग जुड़े थे और वहाँ से भी अटल श्रीवास्तव जी, कैलाश मुरारका जी, रश्मि देवी जी, सारांश मित्तर जी, दीपक झा जी, IG साहब, सबका मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ कि इस कार्यक्रम को वो सफल बनाया। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में काम कर रहे सफाई कर्मचारी गांधी जयंती के दिन विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन की जानकारी देते हुए स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष खांडेकर ने बताया कि नियुक्ति के समय केवल 2000 रुपए के आधार पर 2 घंटे का कार्य समय निर्धारित किया गया था, लेकिन स्कूलों में दिन भर काम लिया जाता है और मानदेय में भी अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस तरह की तमाम मांगों को लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन गांधी जयंती के दिन किया जाएगा। हम लोग पद यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के जन्म अवसर पर हम लोग पूरा जो राष्ट्र में एक स्वच्छता अभियान बहुत बड़ा मुद्दा है, केंद्र में हो या राज्य में, उन जो 2018 में जन घोषणा पत्र में वचन दिया था माननीय टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल ने, उन वादों को लेकर हम लोग गांधी जयंती के अवसर और पद यात्रा सभी संभाग मुख्यालय से कर रहे हैं। और हमारी दांडी यात्रा 5 तारीख को बूढ़ा तालाब पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन पूर्वक ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उस दिन हमारी मांग पूरा नहीं होते हैं तो उसी दिन से हम लोग राज्य के 47,000 अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि 2000 रुपया में हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल शोषण किया। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, इनसे भी हम लोग आग्रह कर चुके हैं, कई बार मंत्रियों विधायकों से मिलकर ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूर्ण नहीं किया गया है। इन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर पूरा 47,000 कर्मचारी पद यात्रा कर रहे हैं और हमारा पद यात्रा शांतिपूर्वक होगा। राजधानी के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास बिजली सब स्टेशन में काम कर रहे 2 कर्मचारी करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए, जिससे कवर्धा निवासी श्रीराम पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा कर्मचारी आरंग निवासी अमित साहू गंभीर रूप से घायल हो गया।
जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची टिकरापारा पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाटागांव में अवस्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास में जो विद्युत विभाग का सब स्टेशन है, वहाँ पर संविदा के 6 कर्मचारी विद्युत विभाग के वो रूटीन मेंटेनेंस का कार्य कर रहे थे। तो उसी बीच 2 उनके कर्मचारी वो करंट चपेट में आ गए। जो करंट चपेट में उनके नाम हैं श्रीराम पटेल और अमित साहू। तो वहीं पर घटनास्थल पे ही श्रीराम पटेल जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। श्रीराम पटेल ये कवर्धा निवासी हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं अमित साहू, जिनको मतलब काफ़ी गंभीर करंट लगा है और इनको तुरंत जो है मेखरा अस्पताल में इनको भिजवाया गया है। साथ ही जो श्रीराम पटेल हैं मृतक, उनकी मर्ग पंचनामा की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें मर्ग इंटीमेशन लेकर के आगे जो है जांच की कार्रवाई की जा रही है। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा 0 पॉइंट के पास नकली शराब बेचने की फैक्ट्री में छापा मारकर मध्य प्रदेश निर्मित 40 पेटी गोवा ब्रांड शराब और शराब बनाने के सामान के साथ धनसूली निवासी सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक गैराज में फैक्ट्री संचालित कर रहा था। दरअसल मुखबिर से आबकारी की टीम को ये सूचना मिली थी कि विधानसभा के पास एक गैराज में नकली शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद अधिकारियों ने वहां दबिश दी। मौके से शराब की पैकिंग के लिए रखे गए ढक्कन, बोतलें, शराब की बोतलें सील करने की मशीन और 5 लीटर ओपी के साथ मौके पर खड़ी बुलेरो की तलाशी लेने पर उससे 40 पेटी मध्य प्रदेश की धार निर्मित गोवा ब्रांड शराब बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में ढक्कन और बोतल मिलने से आबकारी विभाग के अधिकारी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि आरोपी यहीं शराब बनाकर उसे खपाता था। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर विधानसभा चौक में 0 पॉइंट के पास एक गैरेज के पास तलाशी लेने पे एक बोलेरो पे 40 पेटी शराब जब्त की गई है, जो मध्य प्रदेश की गोवा शराब है। इसके अलावा गैरेज से खाली ढक्कन और खाली शीशियाँ और ढक्कन शीशी पैक करने की एक मशीन बरामद की गई है। आरोपी धनसूली का रहने वाला है। इसके ऊपर अभी विवेचना जारी है। इसके पूर्व में ये इस आबकारी में कार्रवाई हुई है कि ये देखना पड़ेगा, लेकिन मौके पे जो सामान मिली है उसे आशंका है कि कहीं न कहीं ये खुद ही शायद शराब बनाता रहा हो। बेमेतरा जिले के फार्मर फास्ट सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम में सोनालिका ट्रैक्टर्स की 25वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जिले के 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस वर्षगांठ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सोनालिका ट्रैक्टर्स के स्टेट हेड UN चौबे। इस वर्षगांठ उत्सव में किसानों को पुरस्कृत भी किया गया, जिनमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए नवागढ़ के प्रदीप वैष्णव को, 15,000 रुपए पुरस्कार लावातारा के गजानन प्रसाद साहू को और 7,000 रुपए का पुरस्कार हरदी बिरला के मनीष कुमार को प्रदान किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी किसानों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान फार्मर फर्स्ट सोनालिका ट्रैक्टर के संचालक मनोज कुमार ने सोनालिका ट्रैक्टर पर अपना भरोसा जताने के लिए किसानों को धन्यवाद देते हुए सोनालिका ट्रैक्टर्स के स्टेट हेड और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि UN चौबे के प्रति आभार व्यक्त किया। VIP न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से विराम का। कुछ और खास खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष के बाद। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जो बढ़ोतरी हुई है और जिस तरह का क्रेज लोगों में छत्तीसगढ़ी सिनेमा के प्रति बढ़ा है,
निश्चित रूप से उसका दबाव सरकार पर भी था और लगातार यहाँ के सिनेमा से जुड़े लोग और बहुत सारे लोग ये मांग करते रहे कि यहाँ पर मुंबई की तरह, हैदराबाद की तरह फिल्म सिटी होनी चाहिए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात की और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी फिल्म सिटी बनाएंगे जो सबसे आधुनिक होगी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नोएडा में फिल्म सिटी नहीं बनी, वो फिल्म सिटी बनी, पर आजकल वहाँ पर सारे मीडिया के ऑफिस लगते हैं। तो फिल्म सिटी तो नोएडा में एक बार बनी, दूसरी बार फिर से कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने भी कहा था कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे, पर भूपेश बघेल की सरकार ने बाकायदा इसके लिए फिल्म नीति बनाई और उसकी घोषणा की। जो नई राजधानी परियोजना है वहाँ पे नवा रायपुर में 115.46 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने वाली है। इसके लिए जो वहाँ का ग्राम खंडवा है उसके सेक्टर 39 में ज़मीन का चयन भी कर लिया है। इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। अगले विधानसभा सत्र में इसके लिए बजट प्रावधान भी किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब फिल्म सिटी हो जाएगी तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन, संस्कृति, होटल उद्योग, स्थानीय फिल्मकार, निर्माताओं को इसका लाभ मिलेगा। और जो नई फिल्म नीति है वो इस बात की वकालत भी करती है कि इससे नई ऊर्जा का संचार होगा। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो फिल्म निर्माता हैं, कलाकार हैं, उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में ही नहीं बल्कि बाहर के निर्माता भी यहाँ आकर फिल्म बना सकेंगे। पर इसके इतर एक बातचीत है। भी पिछले दिनों यहाँ पर एक वेब सीरीज के सिलसिले में तिग्मांशु धूलिया जो फिल्म के बड़े डायरेक्टर एक्टर हैं वो आए और उन्होंने फिल्म सिटी की अवधारणा को खारिज किया और उन्होंने कहा कि इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न है और यहाँ पर इतना नेचुरल रिसोर्सेस है कि हम उसके माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें शूट करेंगे। कौन एक छोटी सी जगह में जाके फिल्म सिटी में जाके काम करेगा। पर चूँकि संस्कृति विभाग उसका काम है कि वो नीतियाँ बनाता है, उसका इम्प्लीमेंट करता है, तो संस्कृति विभाग ने जो दस्तावेज जारी किए उनका कहना है कि फिल्म नीति के तहत जो है 30 दिन में अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो 50% शूटिंग करेंगे उन्हें जो है और जो स्थानीय 20% कलाकारों को काम देंगे उनको 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जो 75% शूटिंग करेंगे उनको 1,75,00,000 मिलेगा। साल में 20 फिल्मों को अनुदान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता जो हैं उनका कहना है कि इससे जुड़े 1000 लोगों को काम मिलता है, जिसमें डांसर, फाइटर, हीरो, हीरोइन, टेक्नीशियन और बहुत सारे लोग होते हैं। तो लोगों को लग रहा है कि फिल्म सिटी से फ़ायदा होगा। छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक फिल्में बनती हैं। जो फिल्म नीति में कहा गया है कि यहाँ पर जो छोटे सिनेमा हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको भी अनुदान दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ जो खुद प्राकृतिक रूप से समृद्ध है उसके बाद फिल्म सिटी की ज़रूरत क्यों है। तो लोगों को लगता है कि स्टूडियो, एडिटिंग जैसे काम और बहुत सारे उपकरण फिल्म सिटी में उपलब्ध होते हैं। बहुत सारी लाइट होती है जो मुश्किल से ऐसे मिल पाती है। एक फिल्म को बनाने में 100 से 150 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फिल्म सिटी को लेकर 2 तरह की बातचीत हो रही है। एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। बहुत सारे लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ अपने आप में प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है कि उसको हम नेचुरल शूट करें। ज़रूरत है प्रशिक्षण संस्थान की, ज़रूरत है पूना जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट की, या नाटक के दिल्ली में जो NSD है उस तरह की ज़रूरत है। पर चूँकि सरकार ने फिल्म नीति घोषित की है तो निश्चित रूप से उसमें फिल्म सिटी बनाने की बातचीत है। पर जो बाहर के फिल्मकार हैं वो पता नहीं इसको किस तरह लेंगे। भी एक ही फिल्मकार आए हैं, तिग्मांशु धूलिया, और वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उनके बयान अखबारों में, मीडिया में आने के बाद इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आई है। जो स्थानीय कुछ लोग उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये आपने सतही तौर से ये बातचीत उन्होंने कही होगी, इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब हम देखते हैं कि पिछले 20-21 साल के छत्तीसगढ़ी सिनेमा के इतिहास में हम 2 फिल्मों को छोड़ दें, कहीं दे बे संदेश, घर द्वार को छोड़ दें, तो उसके बाद के राज्य बनने के बाद से अब तक का जो सफ़र है उस सफ़र में कुछ ही फिल्में हैं जिन्होंने कुछ मापदंड तय किए हैं या जिन्होंने व्यावसायिक सफलता हासिल की है। बहुत सारी फिल्में लोगों ने अपने शौकिया मिजाज के कारण या ग्लैमर के कारण या देखा देखी में बनाई है।
पर यदि हाँ एक नीति घोषित होती है और लोग अच्छी फिल्म बनाते हैं तो सरकार ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जो अवार्डेड होगी उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएगी उसको 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में जो प्रोडक्शन कंपनियां फिल्म बनाने के लिए आएंगी उनको भी अनुदान दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को, यहाँ की बोली भाषा को बढ़ावा दिया जाए। और फिल्म सबसे सशक्त माध्यम है आज की तारीख में, जिसके माध्यम से आपके प्रदेश की बात बाहर तक जाती। बहुत सारे राज्य अपनी नीति में सिनेमा को प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको ये देखना चाहिए आने वाले समय में कि क्या वाकई में जो फिल्म सिटी बनने वाली है वो कहीं एक कोई म्यूजियम बन के ना रह जाए। कार्यक्रम सुभाष की बात के बाद अब नजर डालते हैं अगले खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पंजाब की तर्ज पर चल रहे बदलाव की उथल पुथल के बीच आए टीएस सिंहदेव के बयान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने करारा तंज कसा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि मंत्री सिंहदेव ने जो बात कही है हमें उसके भावार्थ को समझना होगा। टीएस सिंह कह रहे हैं कि पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी बदलाव का फैसला कर चुके हैं, बस उसके क्रियान्वयन में बेटी की शादी की तरह देरी हो रही है। भावार्थ को समझना चाहिए कि जो उथल पुथल छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो उनकी अभिव्यक्ति से समझ में आता है कि पंजाब में हुआ तो केंद्र की योजना के तहत हुआ, राहुल गांधी सोनिया जी की सोच के आधार पे हुआ। और जो परिवर्तन की बात 2.5 साल की हो रही है तो इस बात को मजबूत करता है कि यहाँ भी विचार तय हो चुका है। और जैसे लड़की की शादी में वक्त लगता है तो ये एक छोटा निर्णय नहीं था, बड़ा निर्णय। इसके क्रियान्वयन में मुझे लगता है कि उनका इशारा यही है कि क्रियान्वयन में कुछ समय लग सकते हैं, उसका इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल समर्थकों के बीच चल रही गुटबाजी को लेकर डॉक्टर रमन ने कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस में 2.5 साल में गुटबाजी इस स्तर पर पहुंच गई है कि एक गुट के विधायक को सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ रहा है कि उन्हें पीटने और जेल में डालने की तैयारी हो रही है। विधायक के इस बयान के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थिति को बेहद खराब बताया है। अब विधायकों की स्थिति ये हो गई है कि विधायक को भूलना पड़ रहा है। विधायक के सार्वजनिक बयान आ रहे हैं कि गुटबाजी की पराकाष्ठा ये हो सकती है कि एक दल के विशेष के लोगों को पिटवाया जा रहा है, जेल में डालने की साजिश होती है। तो राजनीति में यहाँ तक 2.5 साल में आ जाएंगे, मैं भी कल्पना नहीं किया था कि इतना प्रबल बहुमत के बाद अब विधायकों को पीटने और जेल में ठूसने की बात हो रही है। जशपुर में दिव्यांग छात्रा से रेप और 5 छात्राओं से छेड़खानी के मामले को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अधिकारियों को समय समय पर छात्रावासों का निरीक्षण कर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मना करना चाहिए। आवश्यकता हुई तो बड़े अधिकारियों से भी सवाल किए जाने चाहिए। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, बेटियां यहां सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, बेटियां वहां देख रही हैं। तो जिस प्रकार से अनुशासनहीनता बढ़ी है, शिक्षा की जिसमें गिरावट आई है, और जशपुर की ये घटना तो शर्मनाक है, शर्मसार करने वाली है। निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था जर्जर और चरमरा गई है। बेटियां यदि सुरक्षित नहीं है किसी राज्य में, स्कूल जाने वाली बच्चियों को यदि इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि कहीं भी न तंत्र काम कर रहा है न प्रशासन काम कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं में इन्हें रोके जाने के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको भी समय समय पर इन छात्रावासों में जाकर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए काम करना चाहिए। आवश्यकता हुई तो बड़े अधिकारियों से भी सवाल किए जाएंगे। लेकिन अब भाजपा के 15 साल का वो काला कार्यकाल समाप्त हो गया है, जहां ऐसी घटनाएं कारित करने वालों को पुरस्कृत किया जाता था। ऐसी घटनाओं पर कोई रोक लगा पाने में भाजपा सरकार असमर्थ रही। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद जैसे ही ये घटना उजागर हुई है, तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है। यही तो अंतर है रमन सिंह जी और भूपेश बघेल जी की सरकार में।
छत्तीसगढ़ में आज जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती भाजपा द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेताओं ने किया। प्रदेश भर के जिलों और मंडलों में भाजपा द्वारा पंडित उपाध्याय के जीवन पर परिचर्चा की गई। राजधानी रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग संभागों में भाजपा के बड़े नेता इस परिचर्चा में शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जो मानने वाले हैं, आज उनका जयंती मना रहे हैं और ये जयंती सेवा और संकल्प के रूप में कि जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जनसंघ के प्रणेता रहे और उन वर्षों में जो विचार उनके जो विचारधारा को लेकर के इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चले, खास करके अंत्योदय की बात हम कहें जो जुड़ा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से। लैलूंगा में हुए डबल मर्डर के दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय युवा अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी के नेतृत्व में गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। अग्रवाल समाज के युवाओं का कहना है कि हत्या के दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, हमारे समाज प्रमुख के साथ विगत 2 दिन पहले उनकी हत्या कर दी जाती है, डबल हत्या हो गई है। उनके धर्मपत्नी की डकैती हुई है। इसी की मांग को लेकर आज हमारे युवा समाज का डेलीगेशन माननीय छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने आया है कि दोषियों पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कड़ी सजा उनको दी जाए। इसी के लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। अब एक नजर डालते हैं सारंगगढ़ से जुड़ी खबर की ओर। सारंगगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष लता लक्ष्मी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर के नाम 26 सूत्रीय मांगों को लेकर सारंगगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, हम लोग यहाँ एसडीएम कार्यालय सारंगगढ़ में अपने 26 सूत्री मांग को लेकर आए हैं बहुजन समाज पार्टी द्वारा। अभी 24 सितंबर को राज्य की राजधानी रायपुर में यह कार्यक्रम हमारे बड़े पैमाने से होने वाला था, जिसको कुछ प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के हर जिले के हर अनुविभाग में ये ज्ञापन सौंपने का काम हमारे पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं जांजगीर से जुड़ी खबर की। जांजगीर चांपा जिले में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया। बताया जा रहा है कि आरोपी उड़ीसा से मध्य प्रदेश की ओर गांजा लेकर जा रहा था। आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए भूसे के बोरे के बीच गांजा छिपाकर ले जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 7,51,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे मादक पदार्थ के सरगना तक पहुंचा जा सकता है। भारतवार थाना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि शक्ति की ओर से एक सफ़ेद रंग की पिकअप वाहन आ रही है और उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है, जिसे तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। जिस पर पुलिस की टीम तत्काल सरकेली भाटा मेन रोड पर रवाना हुई और वहां पर वाहन चेकिंग करते हुए घेराबंदी करके जैसे ही वो सफ़ेद पिकअप वाहन वहां आई, उसे हिरासत में लिया गया। जिस पर जो चालक था उसने अपना नाम कृष्ण कुमार तिवारी बताया और जब पिकअप की चेकिंग की गई तो पिकअप के पीछे ट्रॉली में जो बोरियों में रखे हुए गांजा पदार्थों को बरामद किया गया और जिसकी कुल जो वजन था वो 1 क्विंटल 50 केजी का है और इसकी कुल कीमत लगभग 7,51,000 रुपये की है। इस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत विधिवत आरोपी कृष्ण कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही गांजा को जब्त किया गया है। आरोपी के द्वारा ये बताया गया कि वो डिंडोरी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसने ये गांजा संबलपुर उड़ीसा से वो लेकर आ रहा था और डिंडोरी वापस जा रहा था। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। राजधानी रायपुर में चोरी की वारदात सामने आई है। सिविल लाइन थाना इलाके के शांति नगर स्थित कारोबारी सतीश वाधवानी के सूने मकान में घुसकर चोर नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस केस दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में बहुजन समाज पार्टी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें 24 सितंबर पूना पैक्ट समझौते को
धिक्कार दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दाऊराम रत्नाकर, जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा, बसपा उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, जिला अध्यक्ष रोहित डहरिया सहित बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जी, आज बहुजन समाज पार्टी जिला जांजगीर चांपा इकाई के द्वारा पुनः पेक्ट धिक्कार दिवस के आज इस 24 सितंबर को हम केंद्र और प्रदेश सरकार के जो जन विरोधी नीति है, केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल लाया है जो किसान के लिए, किसान के हित पे नहीं है, और प्रदेश सरकार जो चुनाव के पहले विभिन्न वादा किया था, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, अनियमित संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात हो, या फिर इस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की बात हो, या किसानों को राहत देने की बात हो, ऐसे तमाम वादा जो घूम घूम करके उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे किया था, उसकी जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में आज का यह बहुजन समाज पार्टी जिला जांजगीर तरफ से जो है जिला जांजगीर चांपा की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित करके हम राज्यपाल और देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो है ज्ञापन देंगे। और 24 सितंबर 1932 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और आज उसी पूना पैक्ट के धिक्कार दिवस के रूप में 24 सितंबर को हम लोग मना रहे हैं। जगदलपुर शहर के सुभाष वार्ड के एक घर में सोने चांदी के आभूषण को साफ सुथरा कर चमकाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी अनिल गुप्ता को कलकत्ता से गिरफ्तार किया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां थाना कोतवाली में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 20 सितंबर के सुबह जो है दो ठगों के द्वारा जो है सुभाष वार्ड के एक मकान में जाकर जो है सोने चांदी के जेवरात को साफ सुथरा कर चमकाने की बात कहते हुए जो है दो सोने के कंगन और एक चैन को जो है ठगी कर ले जाया गया है। और इस सूचना पर इस मामले की प्रार्थिया की रिपोर्ट पर दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 420 और 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और दौरान अनुसंधान के जो है इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस मामले के जो दो संदिग्ध व्यक्ति हैं वो पश्चिम बंगाल कलकत्ता क्षेत्र में उपस्थित हैं। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में एक अनुसंधान टीम का गठन किया गया, और इसमें जो है आरोपी पता साजी और कार्रवाई हेतु एक टीम जो है पश्चिम बंगाल कलकत्ता की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है पश्चिम बंगाल में एक संदिग्ध व्यक्ति को पहचान कार्यवाही कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिला मुख्यालय जांजगीर सहित संपूर्ण जिले में सड़क निर्माण विभाग का ये कमाल है कि सड़कों की दशा बदहाल है। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन शासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होता तो सड़कों का ये हाल न होता। आम जनता हर रोज इस बदहाली से जूझने को मजबूर है। जांजगीर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 2 माह में 81 हादसे हुए हैं, जिनमें 34 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर के कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। जिले में जो सड़कों की बदहाल स्थिति है, जो खस्ता हाल है, सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो गया है। अनेक बार हम लोगों ने शासन का और प्रशासन का दोनों का ध्यान आकृष्ट किया, पत्र भी दिया, मौखिक भी चर्चा हुई, दूरभाष से भी चर्चा हुई, प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में बातचीत हुई। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।